बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, वो पिछले वाले में थोड़ा सा मसला आ गया था, तो शुक्र है वो वीडियो तो सेव हो गई। उतनी आप वहां से देख लेना। हम यहाँ पर थे। पता नहीं वो क्या ऑप्शन खुल गया था यार, मैंने तो इतना गंदा ऑप्शन कभी देखा ही नहीं। अच्छा जी, तो हम यहाँ पर थे कि हमने मैं इसको लेबल कर रहा था, तो मैं अब इसको दोबारा से लेबल कर देता हूँ। अ, ये आ गई नेजल कैविटी। ये आ गई नेजल कैविटी। ठीक है, एन से एन नेजल और सी से कैविटी। ये आ गया पैलेट, पी से पैलेट। ये आ गई टंग, टी से टंग। बोलस आ गया। उसके बाद ये सारा एरिया जो है ये फेरेंक्स आ गया। ठीक है। और इसमें एक ये एपिग्लोटिस होता है। एपिग्लोटिस कहते हैं ढक्कना, ढक्कन होता है एक, यानी कि आप ढक्कन को समझ लें इसी तरह आपके लेवल तक। एक ढक्कन सा होता है और ये मूव करता है। ऐसा ढक्कन है, ये खुद से मूव करता है। मैं बताता हूँ कैसे मूव करता है। अच्छा, ये नीचे आ गया। ये दो ट्यूबें आपको नजर आ रही हैं। ये पिछले वाली जो है ना, ये जो चूंकि अब हमारा मुंह, हम इस बंदे का मुंह इस तरफ है, तो ये पिछले वाला जो ट्यूब है इसको हम कहते हैं एसोफेगस, ये खुराक की नाली है। और जो अगले वाली है वो है सांस की नाली। इसको हम ट्रेकिया कहते हैं। ट्रेकिया में आप अगर अपने ये जो अगले वाला हिस्सा है ना, गर्दन के अगले वाला हिस्सा है, अगर इसमें आप महसूस भी करो तो आपको कार्टिलेज 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 महसूस होंगे। ठीक है, चूड़ियां सी महसूस होंगी। तो ट्रेकिया में ना सी शेप के कार्टिलेज मौजूद होते हैं, सी शेप के। ठीक है। ये ठीक है। तो ट्रेकिया के ऊपर एक पोर्शन होता है छोटा सा, उसको हम कहते हैं लेरेंक्स। लेरेंक्स में कोई कार्टिलेज नहीं होता। ठीक है। कार्टिलेज बेसिकली बोन की तरह के, हड्डी तो नहीं होती लेकिन ये मसल भी नहीं होता। मसल और हड्डी, मसल से ये सख्त होते हैं और हड्डी से ये नरम होते हैं, कार्टिलेज। ठीक है। और इनके भी हमारे जैसे जो ये कान है ये भी कार्टिलेज है। इसी तरह लेरेंग ट्रेकिया में भी कार्टिलेज होते हैं, सी सी शेप के। और ये अच्छा लेरेंक्स, अच्छा अक्सर बच्चे इसी में कंफ्यूज कंफ्यूज रहते हैं इस डायग्राम से। ये लेरेंक्स और ग्लोटिस, ये ऐसा कोई बगैरत का बच्चा है ये कि इसने लेरेंक्स और ग्लोटिस दोनों को एक ही लेबल किया हुआ है जी। लेरेंक्स और इस ऊपर वाले पूरे हिस्से को लेरेंक्स कहते हैं, जबकि ग्लोटिस कहते हैं ऊपर के जो सुराख है ना, सिर्फ सुराख को हम ग्लोटिस कहेंगे। और ये जो ऊपर वाला पूरा हिस्सा है ना, इसको कहेंगे लेरेंक्स, और नीचे फिर ट्रेकिया स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। सुराख को कहते हैं ग्लोटिस। ठीक है। ग्लोटिस किसी स्ट्रक्चर का नाम नहीं है, कि कोई चीज नहीं है वहां पर, उस सिर्फ जो सुराख है ना, जैसे आप समझो ये मेरा मुंह के जो होंठों के दरमियान का जो एरिया है, ये सुराख है ना मेरे मुंह का, इसको हम कहते हैं ये सुराख है। इसी तरह यहाँ पर भी एक सुराख है, इसको हम कहते हैं ग्लोटिस। और उस हिस्से, उस पूरे एरिया को कहते हैं हम लेरेक्स, और नीचे ट्रेकिया स्टार्ट होता है। ये पीछे एसोफेगस है। अब मैं ना इस 3 स्टेप्स में ये हमारी फॉलोइंग का अमल होता है, और मैं तीनों बताता हूँ। हमें पता है कि जो ग्राइंडिंग भी हो गई है, लुब्रिकेशन सिलेक्शन भी हो गई, ग्राइंडिंग भी हो गई, लुब्रिकेशन भी हो गई, और उसके बाद डाइजेशन भी हो गई, और उसके बाद एक पेड़ा बन गया, बोलस बन गया। अब क्या होगा, जुबान जो है ना, यहाँ पर जुबान थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव करती है हमारी जुबान। या अगर आप कोई घूंट, अभी भी आप अपना घूंट निकले तो आपको महसूस होगा कि जुबान ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ वाकई में हरकत करती है जब निगलने का अमल होता है। तो जब ये जुबान ऊपर और पीछे की तरफ हरकत करती है, तो ये बोलस जो है ना, ये पीछे की तरफ पुश होता है, थोड़ा सा पीछे की तरफ पुश होता है। ये हो गया पहला पार्ट। यही पहला पार्ट लिखा हुआ है। द टंग मूव्स अपवर्ड एंड बैकवर्ड अगेंस्ट द रूफ ऑफ द माउथ। या रूफ ऑफ द माउथ पैलेट से बना होता है, फोर्सिंग द बोलस टू द बैक ऑफ द माउथ कैविटी, जिसकी वजह से जो बोलस है ये बैक ऑफ द माउथ कैविटी में चला जाता है। यानी कि ये पूरी माउथ कैविटी है, इसके ये वाला हिस्सा बैक है। ठीक है, तो यहाँ पर चला गया। ठीक है। अब आगे क्या होता है। अब क्या होता है कि ये जुबान की ये जो हरकत है ना, इसकी वजह से ये जो एपिग्लोटिस है ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा, ये ऐसे हो जाता है। ठीक है। ये यहाँ से ऐसे हो रहा है। ठीक है। ये जो एपिग्लोटिस है, ये ढकना है, मैंने कहा था ये मूव करता है, ये पीछे की, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करता है। ये देखो, ये नीचे की तरफ मूव। ये हो गया दूसरा स्टेप। द बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द टंग पुशेस द सॉफ्ट पैलेट अप। अच्छा, एक और सॉरी सॉरी, एक बात मैं इंपॉर्टेंट भूल गया। ये टंग जो कि ऊपर और बैकवर्ड मूव करती है, तो ये जो सॉफ्ट, ये हिस्सा मैंने आपको बताया था ना, ये हार्ड पैलेट होता है और ये सॉफ्ट पैलेट होता है। तो ये जो सॉफ्ट पैलेट है ये ऊपर की तरफ मूव करता है। ठीक है।
सॉफ्ट पैलेट इस तरह इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो जब ये सॉफ्ट पैलेट ऊपर की तरफ मूव करता है तो देखो ये नेजल कैविटी है, ये चूंकि ये सारा नोज नोज वाला एरिया है नेजल कैविटी का, तो जब ये ऊपर की तरफ मूव करेगा तो ये इस दीवार के साथ लग जाएगा, तो फूड के इधर जाने के चांसेस नहीं होते। ठीक है, फूड के इधर जाने के चांसेस नहीं होते। ठीक है, तो इसका एक फायदा ये हो गया, यही लिखा हुआ है, द बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द टंग पुशेस द बैकवर्ड द बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द टंग पुशेस द सॉफ्ट पैलेट अप एंड क्लोजेस द नेजल ओपनिंग एट द बैक। ठीक है, नेजल ओपनिंग को बैक से बंद कर देता है यहाँ से। एट द सेम टाइम द टंग फोर्सेस द एपिग्लोटिस ऑफ फ्लैप। असल में एपिग्लोटिस भी फ्लैप कार्टिलेज का ही एक फ्लैप होता है, कार्टिलेज ही होता है ये भी। इसी तरह ये जो टंग है ना, ये एपिग्लोटिस को इनटू मोर और लेस, अच्छा ये मोर और लेस है ना एक टर्म है, ये यूज की जाती है। मोर और लेस कहते हैं हम तकरीबन, तकरीबन में वो कहते हैं ना ये भी ये शख्स भी मोर और लेस उतना ही अमीर है जितना के अली भी मोर और लेस उतना ही अमीर है जितना के हसन है। मोर और लेस कहते हैं तकरीबन को, मतलब करीब करीब। तो ये कहते हैं कि ये यहाँ पर इसने लिखा हुआ है कि जो टंग है ना ये एपिग्लोटिस को तकरीबन हॉरिजेंटल पोजीशन में ले जाती है। हॉरिजेंटल कहते हैं ना ये ऊपर से नीचे वर्टिकल, और ये ऐसे हॉरिजेंटल, ये लाइनें हॉरिजेंटल लगी हुई हैं। हॉरिजॉन्टल सॉरी होता है, मैं इसको हमेशा हॉरिजेंटल कहता हूँ, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल ये भी, हॉरिजॉन्टल ये भी। तो ये यानी कि ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एपिग्लोटिस है ये तकरीबन, ये देखो यहाँ पर काफी वर्टिकल पोजीशन पे था और यहाँ पर तकरीबन हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ गया है। ठीक। अब इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जाने की वजह से फायदा क्या हुआ है, दस क्लोजिंग द ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप द ग्लोटिस। तो इसका फायदा क्या हुआ है कि जो ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप है ना उसको बंद कर दिया। ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप का ही दूसरा नाम है ग्लोटिस। मैंने कहा था ना सराख का है इस विंड पाइप, ये सारी है विंड पाइप, और इसकी जो ऊपर वाला सराख है ना, इसकी जो ओपनिंग है, इसको हम कहते हैं ग्लोटिस। ठीक है, तो इसको ये बंद कर देता है, एपिग्लोटिस जो है ना ग्लोटिस को बंद कर देता है। देखें, ग्लोटिस नाम रखा है और उसका ऊपर लिखा हुआ है एपिग्लोटिस, उसका नाम लिखा हुआ है एपी ऐसी चीज ऊपर कहते हैं ना तो एपिग्लोटिस वो है जो ग्लोटिस के ऊपर आता है। तो होता है कुछ यूं है कि ये देखो, ये एपिग्लोटिस नीचे तकरीबन हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ गया। तीसरा जो काम इंपॉर्टेंट होता है वो ये है कि ये जो लेरेंक्स, ये वाला जो लेरेंक्स का हिस्सा है ये, और ये जो ट्रेकिया है ना, ये भी मसल की मूवमेंट की वजह से थोड़े से अपवर्ड मूव करते हैं यहाँ से। ये थोड़े से ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगे। ये देखो यहाँ से नजर आ रहा है, ये देखो, ये जो लेरेंक्स है अगर मैं यहाँ से बराबर की लाइन खींचूं, तकरीबन बराबर की, ये देखो, ये इधर से लेरेंक्स इधर है और यहाँ पर ऊपर चला गया है। ये देखो यहाँ पर लेरेंक्स नीचे है और यहाँ पर ऊपर चला गया, तो लेरेंक्स और ट्रेकिया पूरे का पूरा थोड़ा सा ऊपर मूव कर गया। ये देखो ये देखो, मैं अगर दोबारा से एक और लाइन खींच देता हूँ मैं, ये देखो इतना इतना फर्क हो गया। यहाँ पर इसका ऊपर वाला हिस्सा था जबकि यहाँ पर ये ट्रेकिया स्टार्ट होने वाला हो गया है। ठीक है, तो लेरेंक्स ऊपर चला गया, ये इसने लिखा भी हुआ है लेरेंक्स अब। ठीक है, लेरेंक्स ऊपर चला गया, ये लेरेंक्स और ट्रेकिया पूरा ऊपर चला जाता है, ग्लोटिस नीचे आ जाता है, लेरेंक्स ऊपर चला जाता है। तो इससे फायदा क्या होता है कि एपिग्लोटिस जो है ना, सॉरी एपिग्लोटिस नीचे आ जाता है और ग्लोटिस लेरेंक्स और ट्रेकिया ऊपर चले जाते हैं, तो एपिग्लोटिस लेरेंक्स और ट्रेकिया के ऊपर अच्छे से फिट हो जाता है। इस सारे मकसद को करने का क्या इस सारे काम को करने का क्या मकसद है, इसको करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि ये वाला जो फूड है ये इस विंड पाइप के अंदर नहीं जाना चाहिए, ये किसी सूरत भी नहीं जाना चाहिए। आपने देखा होगा जब हमें उत्थू आता है तो क्या होता है, इसी लेरंग्स के ऊपर वाले हिस्से में जरा सा फूड टच ही करता है और कितना गंदे वाला होता है, कितनी गंदे वाली खांसी आती है। और सोचो कि अगर ये ना हो और ये फूड सारे का सारा यहाँ से नीचे, ये ट्रेकिया से नीचे और लंग्स में चला जाए, तो हमारी बंदा खांस खांस के ही मर जाएगा। और बंदे को निमोनिया इतना गंदे वाला होगा कि एस्पायरेशन निमोनिया इसको कहते हैं, ये कुछ पेशेंट्स में होता है कि जो पेशेंट होते हैं ना, बेहोश होते हैं पेशेंट जो कोमा वगैरह में, या फिर पेशेंट एक्सीडेंट के बाद बेहोश होते हैं। होता कुछ यूं है कि उनका ये वाला जो सिस्टम है ना वो अच्छे से काम नहीं करता, तो उनकी यहाँ से जो भी थूक होता है ना वो विंड पाइप के जरिए कभी कभार, हर दफा नहीं, वो कभी कभार लंग्स में चला जाता है, तो उसको कहते हैं हम एस्पायरेशन हो गई है। अगर खुराक या थूक का कोई हिस्सा अगर हवा वाली नाली में चला जाए तो उस टर्म को स्पेसिफिकली कहते हैं एस्पायरेशन। ये भी आपकी टर्म पूरी बुक में नहीं लिखी हुई, ये मैं आपको थोड़ा सा एमबीबीएस का नॉलेज दे रहा हूँ।
ये हो गया एस्पायरेशन। और इसकी वजह से जो लंग में इन्फेक्शन होती है, लंग की इन्फेक्शन को बेसिकली निमोनिया कहते हैं, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो लंग में जो इन्फेक्शन होती है ना, उसको ही हम कहते हैं एस्पायरेशन निमोनिया हो गया है, ठीक है। अच्छा जी, अब पढ़ लेते हैं। द ग्लो द ग्लोटिस इज पार्टली क्लोज्ड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ रिंग ऑफ मसल्स। चौथा तरीका कौन सा है? यानी कि एपिग्लोटिस, ये मैं सारे तरीके दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ। टंग ऊपर की तरफ गई, पीछे की तरफ गई, सॉफ्ट पैलेट अप गया, नेजल कैविटी को क्लोज कर दिया, एपिग्लोटिस नीचे आया, ग्लोटिस और लेरेंक्स और ट्रेकिया ऊपर गया। ठीक है, अब चौथा चीज क्या है? द ग्लोटिस इज पार्टली क्लोज्ड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ रिंग ऑफ मसल्स। ग्लोटिस कहते हैं ओपनिंग को, और इसके इर्द गिर्द है ना, इसके इर्द गिर्द ऐसे सर्कल की शक्ल में ये ना, इसने आपको ये बात तो पता लग गई होगी कि ये इंसान को इसने दरमियान में से काटा हुआ है। दरमियान में से काटा हुआ है और साइड से दिखा रहा है, ये व्यू ऐसा दिखाया हुआ है। ठीक है। तो ये ग्लोटिस जो है ये पार्टली क्लोज्ड, ये जो ग्लोटिस है, ये जो ओपनिंग है, इसके इर्द गिर्द मसल होते हैं, तो ये जब मसल भी कंट्रैक्ट करते हैं फिर भी ये मसल, ये ग्लोटिस थोड़ा सा क्लोज हो जाता है। इसको ना दिखाया हुआ है, ये देखो, यहाँ पर वो मसल दिखाए हुए हैं। ये जो ओपनिंग है ना, इसको कहते हैं ग्लोटिस। यहाँ और ये देखो, यहाँ पर ये ओपनिंग बंद हो गई है, इसको ये ग्लोटिस अप एंड क्लोज लिखा हुआ है। द फूड डज नॉट इंटर द पार्टली ओपन ग्लोटिस। अब ये फ्रेज यूज की हुई है उसने, द पार्टली ओपन ग्लोटिस। अभी भी ग्लोटिस जो है ना, वो आधा, ये देखो पूरी तरह बंद नहीं हुआ हुआ है, तो इसको कहते हैं पार्टली, आधा आधा बंद ग्लोटिस है, उसमें फूड खुराक इंटर नहीं करती। क्यों नहीं करती? बिकॉज द एपिग्लोटिस डाइवर्ट्स द फूड मास टू वन साइड ऑफ ओपनिंग एंड सेफली डाउन द एसोफेगस। क्योंकि जो एपिग्लोटिस होती है, ये खुराक को, ये देखो, ये जैसे ये दिखाया हुआ है, ये डाइवर्ट कर देती है खुराक को नीचे, वन साइड ऑफ द ओपनिंग, यानी कि नीचे एसोफेगस की तरफ मूव करवा देती है। द बिगिनिंग ऑफ द swallowing एक्शन इज वॉलेंट्री। ये जो swallowing एक्शन है ना, इसकी जो बिगिनिंग है, मतलब ये शुरुआत है, ये जब खुराक यहाँ तक हमारे मुंह मुंह में होती है, ये जो swallowing एक्शन के शुरू वाला हिस्सा होता है, हम, हाँ आप करके भी देखो, swallowing का शुरू वाला हिस्सा ऐसा है कि जो वॉलेंट्री आप खुद से कर सकते हो। लेकिन एक पॉइंट आता है swallowing के दरमियान दरमियान में ही, जब आप खुराक को पीछे जाने से नहीं रोक सकते हो, तो वो खुद ब खुद नीचे चली जाती है स्वॉलो करने के दौरान ही। ठीक है। तो स्वॉलोइंग बिकम्स ऑटोमेटिक, एक पॉइंट पर स्वॉलोइंग जो है वो ऑटोमेटिक बन जाती है, और द फूड इज देन फोर्स डाउन द एसोफेगस बाय पेरिस्टालसिस। उसके बाद जो फूड है ना, वो एसोफेगस के थ्रू नीचे, एसोफेगस के थ्रू, सॉरी, ये एसोफेगस के थ्रू नीचे चला जाता है। कैसे? पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस के ऊपर उसने अलग से बताया हुआ है, मैं पेरिस्टालसिस को भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पेरिस्टालसिस अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन मेरा ख्याल कभी नहीं आया हुआ, लेकिन मैं बता देता हूँ। पेरिस्टालसिस को अपना इस डायग्राम से समझ सकते हो। पेरिस्टालसिस का बड़ा सा थोड़ा सा कम्प्लेक्स सिस्टम है, लेकिन मैं आपको आसान समझाना चाहता हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। पेरिस्टालसिस कहते हैं मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को। ये देखो, यहाँ पर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, यहाँ पर पूरे हिस्से में रिलैक्स किया हुआ है, फिर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, यहाँ पर फिर रिलैक्स, और यहाँ पर फिर कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन का ये प्रोसेस है ना, इसकी मदद से फूड जो है वो आगे की तरफ धकेला जाता है, इसी को हम कहते हैं पेरिस्टालसिस हो रही है। ठीक है। और आप एक बात ये देखो कि ये इसमें ना, इसने एक टर्म, मसला पता क्या है इस बुक का? इस बुक में ना एक एक टर्म बता देता है वो अगले वाली, और बाकी कुछ उसको एक्सप्लेन करता नहीं है। और क्योंकि ये बुक जो है ये खुद किसी ने लिखी नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये बुक किसी ऑथर ने बैठ के लिखी हो। ये कुछ अच्छी बुक्स ली गई हैं एमबीबीएस की, और इधर उधर से अच्छी अच्छी बुक्स ली गई हैं, हमारी गाइटन वगैरह की, और कुछ बॉटनी वगैरह से उठा ली होगी पौधों की। वो अच्छी बुक ली गई हैं, और उन बुक्स में से ना एक एक मतलब छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन और एक एक पैराग्राफ उठा के यहाँ डाल दिया है कि जी बुक बन गई है। तो ये इसलिए वजह से ये काफी घटिया बुक है। तो पेरिस्टालसिस, इसी वजह से ना कुछ चीजों की एक्सप्लेनेशन ही नहीं बताई गई। These are characteristic movement of digestive tract by which food is moved along the cavity of the canal। ये खास मूवमेंट्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, ये पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक में होती हैं। एसोफेगस से शुरू होती हैं, ये ओरल कैविटी के जरा सा नीचे से शुरू होती हैं, एसोफेगस में जाती हैं, यहाँ पे स्टमक में जाती हैं, इंटेस्टाइन में भी होती हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में भी, स्मॉल और लार्ज दोनों में होती हैं। और इसी की वजह से फूड आगे की तरफ धकेला जाता है, फूड फिर आगे की तरफ ये धकेला जा रहा है। ठीक है। अच्छा, पेरिस्टालसिस में क्या होता है? इसमें वेव ऑफ कंट्रैक्शन आती है, लहर आती है एक कॉन्ट्रैक्शन की।
ये लहर आ रही है यहाँ, ये देखो यहाँ पर लहर मतलब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हुई है, फिर यहाँ पर हुई है, फिर यहाँ पर हुई है, इसी को ही कहते हैं वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। सर्कुलर और लॉन्गिट्यूड, ये मैं वो बात कर रहा था जो आपकी बुक पे एक्सप्लेन की हुई है, इसको आपने याद कर लेना है कि क्या सर्कुलर मसल्स बेसिकली ना, ये जो मैं आपको फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ चलो। फर्ज करो ये मैंने एसोफेगस को ना इस तरह रखा हुआ है, मतलब हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है। वैसे तो एसोफेगस बंदे के जिस्म में, वैसे तो एसोफेगस ऐसे होती है ना नीचे की तरफ, लेकिन मैंने उसी एसोफेगस को हॉरिजॉन्टल रख दिया, ठीक है। तो अब क्या, मैंने अपनी आसानी के लिए रखा है, तो अब क्या है कि इसमें ना कुछ एसोफेगस में कुछ मसल ऐसे पड़े होंगे, ऐसे। ये ये कौन से मसल हो गए भला, खुद बताएं। सर्कुलर मसल, ये सर्कुलर है ना, ये सर्कल। ये देखो, ये दरमियान में इसके खला है, और ये साइडों पर जो दीवारों में मसल है, ये सर्कुलर मसल है। और कुछ मसल जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, ठीक है, ऐसे, यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाले जो मसल्स हैं ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, और ये वाले मसल्स सर्कुलर मसल, ठीक है, बस इतना ही याद रखो। कभी ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और कभी ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसी वजह से वेव ऑफ कंट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से फूड नीचे की तरफ जाता है, और इसको ही हम पेरिस्टालसिस कहते हैं। और पेरिस्टालसिस स्टार्ट जस्ट बिहाइंड द माउथ ऑफ द फूड फ्रॉम द बकल कैविटी अलोंग द एसोफेगस टू द स्टमक। और ये बकल कैविटी से के से जरा पिछले वाले हिस्से से स्टार्ट होकर एसोफेगस, स्टमक, फिर अलोंग द होल एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कनाल, ये इसे कोई डाइजेस्टिव ट्रैक को एलिमेंट्री कनाल भी कहते हैं। ये मुंह से शुरू होके और एनस तक जाता है, इसको हम वेंट्रिकुलर कहते हैं। ओकेजनली, कभी कभार द मूवमेंट्स आर रिवर्स, ये वाली जो मूवमेंट्स होती है ना, कभी कभी ये उल्टी हो जाती हैं। कौन से मूवमेंट्स, पेरिस्टालसिस की मूवमेंट्स। ये फर्ज करो फूड को इस तरफ को जाना चाहिए, फर्ज को फूड को इस तरफ जाना चाहिए, वो कभी कभार इस तरफ जाना शुरू हो जाता है। फर्ज करो फूड को ऐसे, ये ऐसे नीचे की तरफ जाना चाहिए, कभी कभार वो ऊपर की तरफ जाता है। उसको कहते हैं हम एंटी पेरिस्टालसिस हो गई है, ये देखो एंटी पेरिस्टालसिस हो गई है। और इसकी वजह से क्या होता है कि फूड जो है स्टमक और कभी कभी इंटेस्टाइन से स्टमक और कभी कभी मुंह तक आ जाता है, जिसकी वजह से हमें वॉमिटिंग हो जाती है, इसको ही हम कहते हैं एंटी पेरिस्टालसिस हो गई है, ठीक है। और इसकी वजह से ही वॉमिटिंग होती है। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। चल, हंगर कॉन्ट्रैक्शंस क्या होती हैं, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। हंगर कॉन्ट्रैक्शंस, हंगर कॉन्ट्रैक्शंस बेसिकली ये इन पेरिस्टालसिस को ही कहते हैं, लेकिन इनको हंगर कॉन्ट्रैक्शन इसलिए जैसे कहते हैं। इसकी मैं पंजाबी में अगर तर्जमा करूँ तो क्या कहते हैं, भूख की वजह से मेरे वट फिर रहा है जी पेट में, तो उसको कहते हैं हंगर कॉन्ट्रैक्शंस। तो हंगर कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, ये पेरिस्टालसिक कॉन्ट्रैक्शंस ही होती हैं, लेकिन ये बढ़ जाती हैं। पेरिस्टालसिस अगर बहुत, मतलब मसल बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देना, तो आपको ना एक बात याद होनी चाहिए। ये मैं बता देता हूँ कि ये जो जितने भी स्मूथ मसल है ना, ये सारा जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक है, ये स्मूथ मसल से मिलकर बना होता है। और स्मूथ मसल जब बहुत जोर से कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, अगर ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करे तो फिर पेट में दर्द होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से अगर पेरिस्टाल, और ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ भूख की वजह से ही ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करे। अगर बॉडी में, अगर फर्ज करो आपने कुछ ऐसी गंदी चीज खा ली है जिसकी वजह से आपको पॉइजनिंग होगी, फूड पॉइजनिंग हो गई है, मतलब आपने शवारमा खा लिया जिसमें गंदा गंदा गोश्त था, तो फूड पॉइजनिंग हो गई है। तो उस वजह से भी क्या करता है कि जो हमारे जो इंटेस्टाइन के मसल है ना, वो बहुत जोर जोर से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। क्यों जोर जोर से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ताकि उस जहर जो इंटेस्टाइन में बन गई है ना, उसको वो निकाल ले, जल्दी से एनएस के रास्ते से निकाल दे। लेकिन उस जोर जोर से कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से हमें फिर हमारे पेट में बहुत शदीद दर्द होता है। वो दर्द जो होता है ना, वो टॉक्सिन की वजह से डायरेक्ट नहीं होता, वो होता है वो जो इंटेस्टाइन के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, ताकि उसको निकालने की वजह से, उसकी वजह से होता है। हंगर कॉन्ट्रैक्शंस आर पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस विच आर इंक्रीज्ड बाय लो ब्लड ग्लूकोज। देखो, जब हमने खाना काफी देर पहले खाया होगा, जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में जल्दी से ग्लूकोज बढ़ जाता है। इसी वजह से आपने अपनी मम्मी को देखा होगा कि खाना खाने के फौरन बाद इंसुलिन लगाती हैं। इंसुलिन का बेसिकली जिस्म में काम ही होता है कि वो खून में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखती है, ठीक है, कम करती है उसको। तो जब खाना खाते हैं उसके फौरन बाद ग्लूकोज बढ़ जाता है। इंसान, नॉर्मल इंसानों में तो क्या होता है कि इंसुलिन जिस्म में बन रही होती है, तो वो इंसुलिन ग्लूकोज को कम कर देती है। लेकिन जो शुगर वाले पेशेंट, डायबिटीज मेलाइटिस वाले पेशेंट होते हैं, उनमें वो इंसुलिन नहीं बन रही होती पेंक्रियाज में। तो क्या होता है फिर,
क्या होता है कि वो ग्लूकोज अगर बढ़ा रहेगा ना खून में, तो फिर वो नुकसान पहुंचाएगा जिस्म में। तो फिर हम इंसुलिन बाहर से लेते हैं। तो देखो, अगर खाना खाए हुए काफी देर हो गई है, तो फिर ऐसा ऐसा खुद ही ग्लूकोज जो कम हो जाता है, क्योंकि ग्लूकोज से एनर्जी बॉडी लेती है। तो फिर जब वो ग्लूकोज टूट जाता है, तो फिर ग्लूकोज कम हो जाता है। जब ये ग्लूकोज कम होगा, तो फिर ये पेरिस्टालसिस की मूवमेंट जो है ना, ये बढ़ जाएंगी, ये पेरिस्टालसिस की मूवमेंट बढ़ जाएंगी, और उसकी वजह से क्या होगा, उनको ही हम कहते हैं हंगर कॉन्ट्रैक्शंस। और ये सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग, ये काफी होती हैं कि क्रिएट एन अनकंफर्टेबल सेंसेशन। इनकी वजह से हमें मतलब अनकंफर्टेबल हो जाता है, हम हमें अनकंफर्टेबल सेंसेशन आती है, हम मतलब कंफर्टेबल नहीं रहते, मतलब पेट में ऐसा ना दर्द सा वट सा फिरता है हमारे। और इनको हम हंगर पैंग भी कहते हैं, ठीक है। ये वट फिरने को कहते हैं हंगर पैंग। हंगर कॉन्ट्रैक्शन और हंगर पैंग एक ही चीज के दो नाम है। हंगर पैंग्स यूजुअली बिगिन 12 to 24 आवर्स आफ्टर लास्ट मील। और ये आमतौर पर जब हम खाना खाए हुए 12 घंटे हो गए होते हैं ना, अभी तो रोजा मतलब 11 घंटे का है, अभी हंगर पैंग्स नहीं आते रात मतलब। कई पेशेंट्स के कुछ ये ना 12 से 24 घंटे को उसने बता दिया है कि मतलब फिगर बता दिया। हालांकि कुछ लोगों के हंगर पैंग जल्दी भी स्टार्ट हो जाते हैं, और कुछ लोगों के 12 से लेट भी स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये बॉडी के मेटाबॉलिज्म पे सारा डिपेंड करता है कि वो ग्लूकोज वो बॉडी को कितनी जल्दी तोड़ देती है, ग्लूकोज कितनी जल्दी कम हो जाता है। जब जितनी जल्दी वो कम होगा, उतनी जल्दी ही ये हंगर कंट्रैक्शन हो जाएंगी, ठीक है। तो ये जी टॉपिक है मेरा। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया। ये देखो, खुराक नीचे आ गई है, ओरल कैविटी से खुराक नीचे आ गई, तो बाकी सारा सिस्टम वैसा ही है। देखो, एपिग्लोटिस ऊपर दोबारा ऊपर की तरफ मूव कर गया है, ग्लोटिस दोबारा नीचे की तरफ, और लेरेंक्स और ट्रेकिया दोबारा नीचे की तरफ मूव कर गए हैं, क्योंकि खुराक आगे चली गई है ना। जब खुराक यहाँ आएगी, तो वो सारा जो मैंने ऊपर बताया वो होगा। और जब खुराक नीचे जाएगी, तो वो फिर दोबारा उसी पोजीशन में आ जाएगी सारी बॉडी, ठीक है। ये जो ओरल कैविटी यही है। और देखो, लेरेंक्स नीचे चला गया, एपिग्लोटिस ऊपर चला गया दोबारा, और ये कुछ रिलैक्स मसल है, कुछ कंट्रैक्टेड मसल है, और ये देखो खुराक नीचे की तरफ जाके स्टमक में गिर गई है। साइड पे उसने ग्रेविटी का भी बताया। ग्रेविटी असिस्ट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल थ्रू द एसोफेगस। ग्रेविटी भी, चूंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ हमेशा एक्ट एक्ट करती है ना, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। ग्रेविटी नीचे की तरफ फोर्स लगाती है, ठीक है। तो ग्रेविटी अगर नीचे की तरफ फोर्स लगाती है, तो मतलब कुछ खुराक का कुछ हिस्सा ग्रेविटी की वजह से भी नीचे की तरफ आता है, क्योंकि नीचे की तरफ जोर लग रहा है। लेकिन आपने ये देखा होगा कि हम लेटे हुए भी अगर कुछ खाएं, ग्रेविटी फिर भी नीचे की तरफ रिएक्ट कर रही है, लेकिन फिर भी हमारी खुराक नीचे चली जाती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम बंदा उल्टा हो, मतलब बंदे को मैं उल्टा लटका दूं और उसको मैं कुछ खाऊं कि पानी पी खाना खा, तो वो मैदे में नहीं जाएगा, चला जाएगा वो मैदे में फिर भी। लेकिन ना, ये ग्रेविटी का ज्यादातर जो है वो असर होता है। ये भी इसने अच्छी बात बताई है, ग्रेविटी का ज्यादातर असर जो है ना, वो होता है लिक्विड्स पर, ठीक है। लिक्विड्स पर ज्यादा असर होता है, यानी कि अगर बंदे को मैं उल्टा लटका के पानी पिलाऊं ना, तो हो सकता है कि वो पानी मैदे में ना जाए और बंदे के मुंह से दोबारा बाहर आ जाए। तो लेकिन जो फूड है ना, सॉलिड फूड है, वो चला जाता है। However, the peristaltic contractions that move material through the esophagus are sufficiently forceful to allow a person to swallow even while doing a headstand. हेडस्टैंड कहते हैं उल्टा लटकने को। तो यही मैं बता रहा था कि हेडस्टैंड जब वो उल्टा लटका होगा, फिर भी जो पेरिस्टालसिस है ना, वो इतनी स्ट्रांग होती है कि वो खुराक को हमेशा मुंह से स्टमक की तरफ भेजने के लिए काफी होती है, ठीक है। ये सॉरी, इस तरफ को मूवमेंट करवाने को काफी होती है। चलें जी, ये मैंने अब आपको सारा समझा दिया है। आपने कहा था मैंने एक एक लाइन और एक एक लफ्ज समझा दिया है। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि मैं कितना अच्छा टीचर हूँ, और मैं सारे डीपीएस के सारे टीचरों से सबसे अच्छा टीचर हूँ। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़।